Come to page number 6, basic accounting terminology. टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन. किसी भी बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है, इवेंट्स होते हैं, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे. ट्रांजैक्शन आर ऑफ अ टू टाइप, दैट इज मॉनिटरी ट्रांजैक्शन एंड नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. मॉनिटरी ट्रांजैक्शन में दो चीज़ें हैं, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट. जब भी आप किसी भी एक्टिविटी को कैश में एंड करते हो, या तो आप परचेसिंग करते हो कैश से करते हो, सेलिंग करते हो तो कैश से करते हो, तो ये हो गया आपका कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट यानी आप परचेसिंग कर रहे हो मगर उसके पैसे नियर फ्यूचर में दे रहे हो. वैसे ही आप सेल भी कर रहे हो मगर आपके जो पैसे वो आगे जाके पीरियड में मिलने वाले हैं. सो दैट इज योर क्रेडिट transaction. Again, I repeat, monetary transactions are divided into two, cash transaction and credit transaction. Non-monetary transaction, which is a barter transaction. Now let's see this concept in little detail. Transaction, exchange of goods and services between two person or the parties for the money or money worth is known as transaction. Transaction are of a two type, monetary transaction, the transaction which involves an exchange of money or money worth directly or indirectly is called as monetary transaction. Only monetary transactions are recorded in the books of account. First one is cash transaction, business transaction in which a cash is paid and received immediately is known as a cash transaction. पहला एग्जाम्पल देखते हैं, परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000. आपने 15,000 देकर कैश में गुड्स खरीदे हैं. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज पेमेंट ऑफ अ सैलरी 5,000. आपने आपके स्टाफ को सैलरी दी है 5,000 की, कैश में दी है. दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन. Now we are going to see the credit transaction. Credit transaction is a one in which a cash is not paid or received immediately at the time of transaction, but it is paid or received at a later date. यानी वो फ्यूचर में होने वाला है. एग्जाम्पल, goods sold on credit to Mr. Aman at rupees 8,000. And second example is sold furniture or machinery टू मिस्टर सो एंड सो ऑन क्रेडिट एट 20,000. अभी देखिए, दोनों भी ट्रांजैक्शन में एक्शन तो ले चुके हैं मगर कैश तुरंत नहीं मिली है, वो आने वाले फ्यूचर में मिलने वाली है. वैसे ही पेमेंट भी करना है, वो कहाँ पे करना है, आने वाले फ्यूचर में, नॉट इमीडिएट. सो दिस इज नोन एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. B1, non-monetary transaction, the transaction which does not involve an exchange of money or money worth directly or indirectly is known as a non-monetary transaction. Any exchange of a one thing against the another is known as a barter system. यानी गुड्स के बदले हम दूसरा गुड्स देते हैं, एक्सचेंज होता है, उसको कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन. फर्स्ट वन इज अ एंट्री. Recording of a business transaction in a proper form or a method in the books of account is known as a entry. इसे मार्क कर लीजिए. आपको क्वेश्चन आएगा, आंसर इन वन सेंटेंस में व्हाट इज अ एंट्री, तो दिस इज द आंसर ऑफ इट. रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है जब आप उसको प्रॉपर मैनर में या तो मेथड में जब बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं तो उसको एंट्री कहते हैं. Second point is narration. A brief explanation of the business transaction for which an entry is passed is known as a narration. It is always given in the bracket below the journal entry and it's usually start with the word been or for. अभी हमने देखा एंट्री क्या होती है, जब हम बिजनेस बुक्स में इन प्रॉपर वे में कुछ ट्रांजैक्शंस लिखते हैं. जो भी ट्रांजैक्शन जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड होता है, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं तो उसको एंट्री बोलते हैं. ये बात तो सही है, मगर ये एंट्री किसको समझेगी? जिसको अकाउंट का नॉलेज है, ऐसे ही व्यक्ति को वो समझने वाली है. व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? इसीलिए हम वहाँ पे एक शॉर्ट नरेशन लिखेंगे ताकि कोई और भी जो नॉन कॉमर्स का पर्सन होगा, then to that person can come to know what exactly is written in this books of account.
उसको हम नरेशन बोलेंगे। नरेशन यानी एक शॉर्ट में डिस्क्राइब किया जाता है कि ऊपर की एंट्री क्या की गई है, और ये हम आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। दैट टॉपिक नेम इज जर्नल। तो उसमें आप ये सब डिटेल में देखेंगे। फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि नरेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ ब्रीफ, यानी एकदम शॉर्ट में एक एक्सप्लेनेशन होता है कि बुक्स में क्या एंट्री की गई है। द थर्ड वन इज अ गुड्स। द टर्म गुड्स रिफर्स टू commodity, article or things in which a trader trade, and these are purchased or manufactured for the purpose of sale and to earn profit. एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मेडिसिन आर द गुड्स फॉर द केमिस्ट। आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हो तो काफ़ी सारी टैबलेट्स सिरप्स आर देयर। तो जो केमिस्ट है उसके लिए वो जो मेडिसिन क्या है, गुड्स है। अगर वेजिटेबल वेंडर है, वो वेजिटेबल सेल करता है, तो उसके लिए वेजिटेबल्स क्या है, गुड्स है। सो जिसमें आप बिजनेस करते हो, जिसमें आप ट्रेड करते हो, तो वो सभी जो कमोडिटी आप जिसके ऊपर परचेसिंग और सेलिंग करते हो, अर्न करते हो प्रॉफिट, तो दैट इज अ गुड्स इन अकाउंट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल, the total amount invested into the business by the owner is known as capital. Excess of the asset over the liability is also called as capital. And ये छोटा इक्वेशन है कैपिटल का। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अभी एसेट्स लायबिलिटी ये सब क्या है, ये आगे जाके टर्मिनोलॉजी में आएगा, तब आप समझोगे। फिलहाल हम समझ के लेते हैं कैपिटल क्या है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू आर सपोज टू इन्वेस्ट समथिंग। आप उसमें पैसा डालते हो, लैक्स इन करोड्स, यू डू द इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट जो आप कैश में करते हो जब भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको कहते हैं कैपिटल। नाउ ड्राइंग, द अमाउंट ऑफ अ कैश और वैल्यू ऑफ अ गुड्स और asset etc withdrawn from the business by the owner for personal use is known as a drawing. एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोप्राइटर पेज अ कॉलेज फीस ऑफ हिज डॉटर और अ सन और पे फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, मोबाइल बिल etc फ्रॉम द बिजनेस इज नोन एज अ ड्राइंग। शॉर्ट में बताती हूँ, ड्राइंग मतलब आपके बिजनेस में जो भी पैसे हैं वो पैसे एक्चुअली बिजनेस के लिए ही यूज़ होने चाहिए, मगर आप क्या करते हो, वो पैसे आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए आप यूज़ करते हो। आपकी डॉटर की फ़ीस पे करने के लिए यूज़ करते हो, या तो फिर आपका मेडिकल एक्सपेंसेस उसमें से आप पे करते हो, आपका घर का रेंट पे करते हो। तो ये हो गया पर्सनल यूज़, यानी बिजनेस का पैसा आप घर में यूज़ कर रहे हो फॉर योर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस और डोमेस्टिक पर्पस। तो इस केस में अकाउंट्स में इसे कहते हैं ड्राइंग। Come to page number 8. A1, debtors. The person who has to pay to the business for getting the goods and services on the credit is known as a debtors. A debtors is a person who owes a money to the business. आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं और वो आपने क्रेडिट बेसिस के ऊपर बेचे हैं। ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं, अभी हमने देखा है। फर्स्ट वन इज़ कैश और क्रेडिट। कैश में आप माल बेचते हो, आपको पैसे मिल जाते हैं, यस देयर इज़ अ एंड इन द ट्रांजैक्शन। मगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आपने माल तो बेचा है मगर उसके पैसे जो है वो तुरंत आए नहीं है, वो आने वाले फ्यूचर में आने वाले हैं। तो जिससे ये पैसे आपको आने हैं उसको कहते हैं डेटर्स। यानी डेटर वो ऐसा इंसान है जहाँ पे आपने उसको गुड्स बेचे हैं और उसने पैसे आपको दिए नहीं हैं। यानी क्रेडिट के ऊपर जब आप किसी इंसान को गुड्स देते हो तो वो इंसान आपके लिए डेटर्स होता है। वैसे ही क्रेडिटर्स भी होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ डेटर्स। Creditor is a person to whom the business has to pay
for getting the goods or services on the credit is known as a creditors. A creditor is a person to whom the business owes money. देखिए, आप जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो उसका जो रॉ मटेरियल लगता है वो आप क्रेडिट के पर लेते हो. आपने क्रेडिट के पर माल उठाया है और आप प्रोडक्शन कर रहे हो, इसका मतलब आपने उनको पैसा दिया नहीं है, आपको तो देना है उनको पैसा, कभी ना कभी तो देना है, क्योंकि आपने उसको क्रेडिट के पर लिया है. तो जब भी आपको पैसे देने होते हैं तभी आप क्रेडिटर्स होते हो. सो क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम द बिजनेस ओज मनी. ओज मनी यानी जिसको आपको पैसे पे करने हैं. नाउ थर्ड वन इज बैड डेट्स. An irrecoverable amount from the debtor is known as a bad debts. It is a revenue loss to the business. देखिए, डेटर्स हमने देखा अभी, वो पर्सन है जिससे आपको पैसे लेने हैं क्योंकि आपने उसको क्रेडिट के पर माल बेचा है. मगर सपोज उस व्यक्ति ने आपके पैसे दिए ही नहीं, डुबा दिए, तो उसको अकाउंट्स में कहते हैं बैड डेट्स. यानी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ था किसी पार्टी के साथ, जब वो पार्टी आपको पैसे देती नहीं है, आपके पैसे डुबाती है, तो उसको कहते हैं बैड डेट्स. कम टू पेज नंबर 10. 1.7.10 ये हम पहले देखेंगे. एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड नेटवर्थ. मैं कुछ टॉपिक बीच बीच में से ले रही हूँ क्योंकि देर इज़ अ लिंकिंग. जब तक आपको एसेट लायबिलिटी नहीं समझेगा तो आप सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट को नहीं समझ पाएंगे. सो जो भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है मैं पहले उसका सीक्वेंस लगा के आपको एक्सप्लेन करूँगी, एंड लाइक वाइज द होल चैप्टर वी आर गोइंग टू गेट कवर. नाउ वी विल फर्स्ट वन सी द assets. Any physical things and the right owned that has a monetary value is called as an asset. The ownership of the asset must be with the business unit. For example, land, goodwill, patent, computers, etc. Asset यानी प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है ऑर्गेनाइजेशन से. आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में जो भी प्रॉपर्टी है दैट विल बी कॉल्ड एज एन एसेट. आपके पास आपके बिजनेस का खुद का लैंड है तो ये आपके एसेट है. प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, देन कंप्यूटर यूनिट्स, प्रीमाइसेस, ये सभी चीज़ें जो है वो आपके लिए एसेट होंगी. There are three types of asset. First one is a fixed asset, second one is a current asset, and third category is fictitious asset. Fixed asset देखते हैं. The asset which gives a long-term benefit to the business is known as a fixed asset. एक ऐसी एसेट जिसका बेनिफिट आप सालों तक लेते हो तो उसको फिक्स एसेट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, etc. एंड दिस एसेट कैन बी टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. दोनों भी हो सकता है. टैंजिबल यानी जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, उसको हम लोग बोलेंगे टैंजिबल. और इनटैंजिबल यानी ऐसी चीज़ जो मूल्यवान है. फॉर एग्जाम्पल, गुडविल, किसी आप ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना के रखते हो जिसका मार्केट में काफ़ी बड़ा नाम है, रेपुटेड पर्सन है, तो ये क्या हो गया, गुडविल इंटैंजिबल है. तो टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल भी एसेट हो सकते हैं. नाउ सेकेंड वन, करंट एसेट. एसेट विच आर होल्ड और हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द ऑपरेटिंग ईयर and can be converted into the cash very easily are called as a current asset. For example, debtors, bills receivable, cash in hand, cash at bank, stock, etc. These are the current asset. जैसे हमने देखा कि फिक्स एसेट काफ़ी सालों तक अपने साथ होती है तो ये हमारी प्रॉपर्टी है, वैसे ही करंट एसेट जो है वो एक साल तक कांस्टेंट रह सकती है, उसके बाद वो चेंजेस होते हैं. दैट इज़ योर करंट एसेट. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक, जो भी आपके पास स्टॉक बचा हुआ है कभी ना कभी तो वो कैश में कन्वर्ट होने ही वाला है, वो हम मार्केट में बेचेंगे, वी आर गोइंग टू गेट अ कैश फ्रॉम इट, तो दैट इज़ योर करंट एसेट. आपके लॉकर में कैश पड़ी हुई है, दैट इज़ योर करंट एसेट.
आपके बैंक अकाउंट में कैश है, दैट इज ऑल्सो या करंट एसेट। एंड डेटर्स, जिसको आपने माल क्रेडिट के पर बेचा है, आज नहीं तो कल आपको तो मिलने तो वाला है, ये तो आपकी प्रॉपर्टी हुई ना, सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट, रियर्स। Now, third one we are going to see fictitious asset. These assets are not represented by the tangible possession or the property. They are imaginary asset but do not have any realizable value. For example, deferred revenue expenditure like advertisement paid for 4 years. काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। फिक्टिशियस एसेट यानी ऐसा हम बोल नहीं सकते कि ये एसेट है मगर वो कुछ एसेट से कम भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बिजनेस है और आप उसका एडवर्टाइजमेंट करते हो। आपने किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 4 इयर्स का हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, आप सिर्फ 4 इयर्स हमारा एडवर्टाइजमेंट करते रहिए। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट ये आपकी एसेट ही है, क्योंकि इससे आपका सेल प्रमोशन होने वाला है, इनडायरेक्टली मार्केटिंग होने वाली है, आपका प्रोडक्ट लोगों को पता चलने वाला है, कहीं ना कहीं उनके माइंड के ऊपर ये हैमर होने ही वाला है एज पर एज योर प्रोडक्ट इज़ कंसर्न, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कन्वर्ट होने ही वाला है सेल्स में। तो कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जो रियली में एसेट नहीं होते मगर वो एसेट से कम भी नहीं होते। सो एडवर्टाइजमेंट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल of it. Liabilities we will see. Payment payable by the business to the other is known as liability. Liability यानी कर्जा, आपने बोरोइंग्स किए हैं और आपको वो देने हैं along with the interest। जब आप कर्जा लेते हो तो यू आर सपोज टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट along with the interest, बराबर। तो उसको हम अकाउंटेंसी में बोलेंगे liabilities. It is a debt or the amount due from the business to the other for the benefit received by the business unit. For example, loan taken, creditors, bank overdraft, outstanding expenses, etc. Second one is bank overdraft. आपको बैंक भी तो लोन देती है, तो ये भी क्या हो गई, लायबिलिटी। क्रेडिटर, जिससे आपने कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल उठाया है, लिया है, मगर उसके पैसे दिए नहीं है, तो ये भी आपके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। Liability are of a two type. First one is a fixed liability and second one is current liability. First one देखते हैं, fixed liability. One of the major source of a fund in the business is fixed liability. It may be in the form of a capital, secured loan, long-term loan from the banks and from the financial institute etc. Fixed liability means ऐसा लोन है जो आपने काफ़ी लंबे समय तक लिया है, लंबे समय के टर्म्स के पर लिया है, लॉन्ग टर्म लोन वी कैन से फॉर द 15 ईयर्स 20 ईयर्स, तो ये फिक्स हो गई ना लायबिलिटी। यानी 10-15 साल आपको कंटिन्यूस उसको पे ही करना है, प्रिंसिपल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आपको पे ही करते जाना है जब तक वो पूरा लोन आपका नील नहीं हो जाता, तो इसे हम कहेंगे फिक्स लायबिलिटी। एंड द सेकेंड वन इज़ अ करंट लायबिलिटी, यानी ऐसी लायबिलिटी आपने कुछ महीनों के लिए ली है, कुछ दिनों के लिए ली है, या तो 1 साल के लिए ली है, तो इस लायबिलिटी को हम लोग बोलेंगे करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पेबल विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर, उसको कहते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अराइजेस इन अ रेगुलर current operations of the business and these liabilities are not normally secure, for example creditors, bills, paper etc. इसके लिए आपको कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑन द सिंपल ओरल कम्युनिकेशन से भी आपका वो ट्रांजैक्शन हो जाता है। सो दिस इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ करंट लायबिलिटीज़। नाउ नेक्स्ट वन, नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल, इसको स्टार मार्क करके रखिए, इज क्वाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट। द अमाउंट और अ फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अभी हमने देखा कैपिटल यानी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, उसको कैपिटल बोलते हैं। ओके, और दूसरा भी एक है एज वेल एज द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर द लायबिलिटी, आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है और लोन्स कम है, यानी योर बोरोइंग्स आर लेस एंड योर प्रॉपर्टी इज मोर,
तो जो डिफरेंस है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो ब्रैकेट में उन्होंने फॉर्मूला दिया है, उसको स्टार मार्क कर लीजिए। नेट वर्थ इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल, और ओनर्स इक्विटी यानी ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, कैपिटल का दूसरा नाम है ओनर्स इक्विटी, इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी यानी टोटल हमारी प्रॉपर्टी दैट इज एसेट माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी यानी लायबिलिटी। एकदम सिंपल है, दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है मगर इट्स क्वाइट सिंपल फॉर्मूला। कैपिटल इज नथिंग बट कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। Come to page number 9, 1.7.6 solvent and insolvent. First one we are going to see solvent. If a person's assets are more than its liability, यानी आपकी प्रॉपर्टी ज़्यादा है आपके लायबिलिटी से और इक्वल टू द लायबिलिटी, यानी आपके एसेट्स और लायबिलिटी दोनों भी सेम है, ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन। ऐसे व्यक्ति को हम सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। Solvent person is financially sound and is in the position to pay off all his debt। यानी solvent person ऐसा है जिसकी कैपेसिटी है लोन लेने की और लोन को पे करने की। जो व्यक्ति लोन लेके पे कर सकता है उसको हम सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। इन शॉर्ट उसकी एसेट ज़्यादा होनी चाहिए लायबिलिटी से, या तो एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी इक्वल। सेकेंड वन, insolvent, the person whose liabilities are more than his asset, he is an insolvent person and such a person's liability are more than his asset। just opposite of solvent, यानी assets कम है लायबिलिटी ज़्यादा है, ऐसा इंसान जहाँ पे उसकी लायबिलिटीज इतनी ज़्यादा है कि उसकी प्रॉपर्टी कम है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, इंसॉल्वेंट पर्सन, यानी वो कर्जा ले भी नहीं सकता और ना ही वो पे कर सकता है, यानी बोरोइंग्स नहीं कर सकता, लोन्स नहीं ले सकता, उसको लोन मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं उतनी कि वो पे करे। सो दैट पर्सन इज नोन एज अ इंसॉल्वेंट पर्सन। Accounting year, it is a period of 12 months for which the accounts are maintained and closed by the proprietor. Earlier, the proprietors are following any accounting year, that is a calendar year। पहले कैलेंडर ईयर होता था, जनवरी से स्टार्ट होता था, दिसंबर को ख़त्म हो जाता था, और द फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर एज पर द traditions। But now, for income tax purpose, an accounting year starts from 1st of April and ends on 31st March। अभी का जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1st अप्रैल को ही स्टार्ट होता है और 31st मार्च को एंड होता है। At the end of the accounting year, a proprietor has to prepare the trading account, profit and loss account and balance sheet to find out the financial position of the business। दो अकाउंट बनाने ज़रूरी होते हैं किसी भी बिजनेसमैन को, दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बनाई जाती है दैट इज़ अ बैलेंस शीट, इट्स अ स्टेटमेंट। ये बनाने का रीज़न ये है कि आपका बिजनेस कैसा है, परफॉर्म कैसे कर रहा है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस सस्टेन कर रहा है, तो ये पता चलने के लिए आपको ये अकाउंट बनाया जाता है और हर साल ये बनाया जाता है। एंड ऑल दिस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट वी आर गोइंग टू सी in the subsequent chapters in detail। Goodwill. Goodwill may be described as an aggregate of those intangible attributes of the business which contributes to its superior earning capacity over a normal return on investment। It may arise from such an attribute as a favorable location, the ability and the skill of its employees and management, qualities of its product and services, consumer satisfaction, etc। अभी इन शॉर्ट में मैं बताती हूँ। गुडविल इज़ व्हाट? गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जब भी एक
आइडेंटिटी मार्केट में हो जाती है, दैट इज़ अ ब्रांड, वी से ना ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये ब्रांड है. ब्रांड मीन्स व्हाट, दैट पर्टिकुलर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, दैट प्रोडक्ट इज़ क्वाइट फेमस और वेल नोन होता है मार्केट में. जो प्रोडक्ट, जो चीज़ वेल नोन होती है मार्केट में, फेमस होती है, तो उसको हम बोलेंगे गुडविल. इन अकाउंटिंग टर्म इट इज़ नोन एज अ गुडविल, एंड गुडविल इज़ अ इंटैंजिबल asset. Profit or loss. First one, profit. When the selling price of the goods is more than the cost price, it is known as a profit. Very simple. आपकी जो सेलिंग प्राइस है, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो, सपोज वो 100 रुपीज़ को आप बेच रहे हो और उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 80 रुपीज़ खर्चा आया है. सो योर कॉस्ट प्राइस इज़ 80 एंड योर सेलिंग प्राइस इज़ 100. इसका मतलब 20 क्या हो गया आपका प्रॉफिट. प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ द बिजनेस. बट नेचुरल है, जब भी आपको प्रॉफिट बढ़ता है तो वो आप क्या करते हो, आपका कैपिटल भी बढ़ने लगता है, बिकॉज द प्रॉफिट इज गेटेड एडेड इन योर कैपिटल. लॉस. लॉस इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रॉफिट. जहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है. सपोज आपको किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 80 रुपीज़ लगे हैं और आप उसको बेच रहे हो 60 रुपीज़ में. सो 20 रुपीज़ का आपका क्या हो गया, लॉस. सो व्हेन द कॉस्ट price of the product is more than its selling price, it is a loss. Loss decreases the capital of the business. जब भी लॉस होता है तो वो आपका कैपिटल में से माइनस होता जाता है. सो loss decreases the capital of the organization, or we can say business.